Very good, and student. Today we discuss about cell structure and function. It is the fourth video of this chapter. So start करते हैं. इसमें कुछ important points भी हैं जिन्हें आप डिस्कस करते हैं. अब लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने स्टडी किया था कि कुछ सेल्स होती हैं जो कि किसी भी एनिमल या प्लांट की क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. तो आपके पास टू टाइप के सेल्स होते हैं. एक है आपका एनिमल सेल एंड सेकेंड वन इज प्लांट सेल. अब जब बात करते हैं एनिमल सेल का, तो ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर अभी तो यहाँ पर काफ़ी स्फेरिकल टाइप का शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है. यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. अब जो सेल मेम्ब्रेन होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाती. एग्जैक्ट जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्लियर नहीं होगी. नेक्स्ट में आते हैं प्लांट सेल में. प्लांट सेल में एक रिजिड सेलुलोज की वॉल होती है जिसे आप सेल वॉल कहते हो. इसके अंदर वो जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है या उसके अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं. तो चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाते हैं. फिर यहाँ पर आपके पास ये प्लांट सेल है जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक से ही लिया गया है. फिर इसके बाद ये है एनिमल सेल को रिप्रेजेंट किया गया है. ये जो आपको रिजिड सा स्ट्रक्चर दिखेगा और इसके बाद वाले ये अलग के जो सेल्स होती हैं उनके साथ वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में होते हैं. तो फर्स्ट हो गया. फिर उसके अंदर एक थिन सी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, और ये एनिमल्स में होती हैं. और यहाँ पर जो आपको ये अभी मैंने कहा था कि ये कौन सी सेल है, सेल वॉल है, और यहाँ पर आपको एनिमल सेल में ऐसा कोई सेल वॉल नहीं दिखेगा. फिर आते हैं वैक्यूल्स में. वैक्यूल्स उस सेल को स्टेबलाइज करता है, उसके स्ट्रक्चर को. तो प्लांट के सेल में चूँकि रिजिड स्ट्रक्चर है तो कुछ ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो उसके स्ट्रक्चर को चेंज न कर सके या उसे बैलेंस कर सके या स्टेबल कर सके, तो वो होती है वैक्यूल. और एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉलर साइज़ के होते हैं. फिर आते हैं न्यूक्लियस. अब किसी भी ह्यूमन बीइंग को चलने के लिए उसका ब्रेन बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही कोई भी सेल होगा तो उसका कोई सेंटर होगा जो इनके सारे के सारे फंक्शंस को, वर्क्स को प्रॉपरली डन करता हो, तो उसके लिए है न्यूक्लियस. प्लांट हो या एनिमल, उन दोनों में है. और इस न्यूक्लियस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेंटर में आपको एक न्यूक्लियोलस भी दिखेगा जो डार्क ब्लैक कलर का शो किया गया है. फिर होता है साइटोप्लाज्म. अब ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब बॉडी ऑर्गन्स ऑफ सेल, ये सब फ्लूइड में एक तरीके से जेली लाइक फ्लूइड में मूव कर रहते हैं. अब ये होता क्या है, वो है साइटोप्लाज्म. ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है, लेकिन इसमें सारे के सारे लिविंग सब्सटेंस मूव करते रहते हैं. थोड़ा सा और डीपर चलते हैं. फिर यहाँ आते हैं प्लांट सेल हो गया आपके पास, और एक है एनिमल सेल. अब प्लांट सेल में आपको हर बार एक चीज़ दिखेगी. अपर लेयर जो इसका होता है ये कवर किया गया होता है किसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू. फिर ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, तो वो ग्रीन कलर उसका है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू. ये प्लास्टिड्स होते हैं जो उसके कलर को चेंज करते हैं. अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे क्रोमोप्लास्ट होगा तो वो मान लीजिए कि वो टोमेटो है तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और कैरेट है तो ऑरेंज कलर का हो जाएगा. डिफरेंट टाइप के कलर्स को वो क्रोमोप्लास्ट करेंगे. ल्यूकोप्लास्ट होगा तो आप देखेंगे वहाँ पर होगा पोटैटो में वो वाइट कलर उसका शो करने के लिए होता है. फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आप चाहे प्लांट सेल में हो या एनिमल सेल में हो, दोनों में ही कॉमन है. और एक तरीके से ये पावर हाउस कहा जाता है किसी भी सेल का, क्योंकि इसी में वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू वो एनर्जी कंटिन्यूसली स्टोर करके सेल के सारे फंक्शन को कंटिन्यूसली कर रहा होता है. फिर इसमें और भी हैं जो इस फ्लूइड में कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद साइटोप्लास्ट के बाद ये है आपका वैक्यूल्स. अभी जो मैंने कहा था कि इसमें वैक्यूल्स आपको नहीं दिखेंगे, जबकि एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स थोड़े से लार्जर साइज़ के होते हैं. फिर है आपका ये मटेरियल्स, जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होंगे वो सब इसी न्यूक्लियस में होंगे. यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है. फिर इसके अंदर भी एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. फिर इसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ होता है, और एक के ऊपर आपको राइबोसोम की एक छोटी सी पतली सी लेयर लगी हुई दिखेगी. तो वो उन दोनों के अलग अलग वर्क हैं. एक आपका काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और एक जो सिंथेसिस करता है लिपिड का. और भी बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, लेकिन अभी जितने हैं उतने ही हमें स्टडी करने हैं. चलिए नेक्स्ट में आते हैं. फिर इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो आपके पास है पार्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सेल मेम्ब्रेन, तो एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट है. सेल वॉल ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट है. न्यूक्लियस दोनों में कॉमन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ इन कॉमन. साइटोप्लाज्म इसमें तो दोनों के दोनों फ्लूइड मूव भी करते रहते हैं. प्लास्टिड्स, अब ये प्लांट सेल में तो है, एनिमल सेल में आपको ये नहीं मिलेगा. वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में
स्मॉलर साइज के होते हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में तो हैं, एनिमल्स में नहीं। यहाँ ऑप्शन भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं प्लांट सेल। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम उसके बॉडी ऑर्गन्स की बात करेंगे। ये है जो फ्लूइड आपको यहाँ पर है वो है आपका साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस है जो डार्क थोड़ा सा कर दिया गया है, फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल वॉल के ठीक पीछे एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के आउटसाइड भी जा सकते हैं, एक्सट्रैक्टरी मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी यहाँ पर मूव करते रहते हैं। सेलुलोज सेल वॉल है, ये जो आपकी थिक लेयर होती है। माइटोकांड्रिया है, ये छोटे छोटे डॉट्स में पिंक कलर के दिखाए गए हैं, ये माइटोकांड्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और ये पावर हाउस ऑफ सेल हैं, मतलब सारे के सारे एनर्जी को इसी को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है परमानेंट वैक्यूल। अगर ये प्लांट सेल है तो परमानेंट वैक्यूल्स होगा जो बैलेंस करता है किसे, उस सेल के स्ट्रक्चर को। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब बात करें क्लोरोप्लास्ट का, ग्रीन कलर का ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं वो सब हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। हमें लगता है आपको याद हो चुका होगा, चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। गेस द राइट आंसर। वन, विच फ्लोट इन ओवरऑल द सेल। सेकेंड, कंट्रोल द सेल। थर्ड, ए थिन लेयर after cell wall. Fifth, a rigid structure which cover all over the cell. Powerhouse of cell which balance the structure, maintain the structure of cell. And seventh is green colored substance which used in photosynthesis. तो यहाँ तक हमें लगता है कि आप इन सारे के सारे पॉइंट्स के आंसर बता सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। अब आते हैं ऑर्गेनल्स में। लास्ट टाइम आपने सेल एनिमल प्लांट जो सेल है उसे डिस्कस किया, तो वैसे ही मैंने साइटोप्लाज्म दिखाने के लिए सिर्फ एनिमल जो सेल है उसे मैंने यूज़ कर लिया है। तो अब आते हैं जितने की अभी मैंने कहा था, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स ऑफ सेल दैट मीन ऑर्गेनल्स हैं वो एक फ्लूइड में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं जो न्यूक्लियस को कवर किए रहते हैं, और सारे के सारे वर्क या प्रॉपरली होते रहें उसके लिए ये फ्लूइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लूइड ही क्या कराता है, साइटोप्लाज्म। इट इज़ जेली लाइक substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cell are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum, and chloroplast, lysosome, centrosome, etc. etc. ये सब के सब किस में मूव कर रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अगर कोई सेल देखेंगे तो इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सबसे आउटर जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, फिर इसके बाद होता है साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका न्यूक्लियस। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के बाद अगर हमें किसी की बात करनी है तो वो है आपका न्यूक्लियस। और ये सेल वॉल जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय भी ओनियन से स्टार्ट किया गया था। ओनियन में उसकी न्यूक्लियस जो होती है वो प्रॉपरली दिख रही होती है आउटसाइड से ही, और जो एक थिक लेयर आपको दिखेगी ये होती है कौन सी, वो है आपकी सेल वॉल। चूँकि ओनियन है तो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल होगा तो कुछ उसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से दिखेगा, और बाकी का बाकी सारा का सारा मटेरियल जो उसमें फ्लूइड के फॉर्म में है वो है साइटोप्लाज्म। बाकी के जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं नॉर्मली वो माइक्रोस्कोप से उतना प्रॉपरली दिखते नहीं, फिर भी देखे जा सकते हैं कुछ अगर लार्जर साइज़ के हों तो। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस। अब ये ह्यूमन चीक सेल्स हैं। अब ह्यूमन चीक सेल्स में आपको ये न्यूक्लियस एकदम दिखेगा प्रॉपरली। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो साइटोप्लाज्म होगा उसका सेंटर पार्ट, फिर उसके जो अपर लेयर है वो होगी आपकी सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेंटर में दिखेगा वो होगा न्यूक्लियस। और जो अपर लेयर होगी जो इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को डिफ्रेंशिएट करती है या सेपरेट करती है वो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो चलिए जानते हैं न्यूक्लियस क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो भी कहा गया। और ये कवर किससे होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होता है, और जो इसमें भी एक सेंट्रल पार्ट होता है उसका वो होता है न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस में क्या है तो उसमें एक मेन पोर्शन होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स सबको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हर ह्यूमंस में होते हैं, और लास्ट वाला जो 23rd होता है एक्स एंड वाई, यही डिसाइड करता है कि आपको मेल बनना है या फीमेल बनना है। अगर एक्स है तो फीमेल एंड वाई है तो मेल हो जाते हैं। और फिर वो जो क्रोमोसोम्स में स्ट्रेन्स होते हैं डीएनए के, उन सब में कुछ स्पेसिफिक टाइप के कोडिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन,
और यही नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचती है, और इसी के थ्रू मतलब पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर बोथ दो अलग अलग हैं, उनके अलग अलग जीन्स हमारी बॉडी में आते हैं, इसीलिए हम लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं थोड़े से अपने पेरेंट्स मतलब मॉम से मिलते हैं और कुछ पापा से मिलते हैं। तो आते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है, आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इसमें कुछ पोर्स भी दिखेंगे जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये साइटोप्लाज्म से अपने इंटर रिलेट रहते हैं, मतलब जो भी उन्हें न्यूट्रिएंट सब्सटेंस चाहिए होंगे या ये कुछ कोडिंग करके बाहर भेजेंगे सब्सटेंस को, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में इन्हीं पोर्स के थ्रू हो रही होती हैं। फिर आता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन है ये जेनेटिक मटेरियल एक तरीके से आप मान सकते हो। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रहता है और स्पेसिफिक जब इनका डुप्लीकेशन होता है तो ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आते हैं। फिर है आपका न्यूक्लियोलस, तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस हो गया। फिर इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म था किसी सेल के लिए, ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके न्यूक्लियस के लिए। ये है न्यूक्लियर एनवेलप या हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म ही है जो इसे सेपरेट करता है। नेक्स्ट आते हैं जीन। जीन इज़ ए यूनिट जेनेटिक मटेरियल, नेम है जीन से ही कोरिलेटेड, साइंटिस्ट का नेम था तो उन्होंने अपना नाम थोड़ा सा इसमें जीन रख ही दिया। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिम्स, इज कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दिस मीन दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स में होगी वो मिलती जुलती आपके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में जाती है। कभी कभी वो थोड़े से चेंज भी हो जाते हैं, वो स्पेसिफिक कंडीशन जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं वो होता है। अब आते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसमें वो, और इसके बाद जो इसमें स्ट्रेन की बात की गई थी, यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रेन की बात की गई थी क्रोमेटिन, तो ये हैं आपके क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और उसमें से होता है ये डीएनए। अब डीएनए स्ट्रेन्स हैं, इसमें बहुत सारी आपके ए टी सी जी इस तरह के पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इन्हीं में अगर एक यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेन होगी कुछ स्पेसिफिक कोडिंग टाइप का होता है, उसे हम कहते हैं जीन। अब ये है मतलब हमारा सेल, फिर ये हुआ न्यूक्लियस, उसमें है क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से शो करते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के किसी एक पार्ट में होते हैं जीन। मोर देन 3000 टाइप के जीन्स होते हैं जो बॉडी में रहते हैं, और ये डोमिनेंट भी हैं। अब चलते हैं, देखिए जीन ने क्या इफेक्ट किया। ये है आपका मतलब सन है, डैड मॉम यानी इनके पेरेंट्स हैं, तो पता चला ईयर इनसे मिलते हैं, आइज़ पेरेंट्स से मिलते हैं, हेयर जो है इनकी मॉम से मिलती है, हाइट इनकी मॉम से मिलती है, थोड़ा सा वोकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो थोड़ा सा हो सकता है मॉम से मिल जाए या पेरेंट्स से मिल जाए। तो ये हम लोग नॉर्मली देखते आ रहे हैं बहुत सालों से कि आपकी आंखें तो आपके पापा के जैसी हैं, आपकी नाक आपकी मम्मी की जैसी हैं, आपके पैर तो दादा के जैसे हैं, या आपकी पीठ उनके जैसे हैं। ये सब काम किसका है? उसी जेनेटिक मटेरियल दैट मीन जीन का, जो डीएनए से हम लोगों के अंदर आ जाता है। बात करें अदर पार्ट्स की, तो एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें सिस्टी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये हम लोगों का क्या है? Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. It take nutrient, break them down and create energy-rich molecule for the cell. The biochemical process of the cell are known as cellular respiration. मतलब जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जो हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हर सेल को, तो हर सेल में जाने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया ही उसे क्या करता है? ग्लूकोज को बर्न करने का वर्क करता है और उसे एटीपी एडीपी इन सब ही चीज़ों में कन्वर्ट करता है। मतलब ऐसे केमिकल्स का फॉर्मेशन करता है जिनके बॉन्ड ब्रेक करने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। यानी हर सेल को जो एनर्जी मिलेगी तभी ये वर्क होता है प्रॉपरली। तो ये सारा काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। आप इन्हें थैंक्स बोल सकते हो, ये सुनेंगे भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ये प्लांट सेल। जैसे कोई चीज़ ग्रीन ग्रीन दिखती है तो आपके माइंड में सेट होता है ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लास्टेट्स हैं। तो अब आते हैं, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर ये ग्रैनम है, और ये ग्रैनम्स क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसे करने का वर्क करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड H2O का कॉम्बिनेशन से बनता है ग्लूकोज, और साथ ही साथ बाहर निकलती है ऑक्सीजन गैस। अब ये इनका क्या है? कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली
ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो हमें दिख रहा है वो क्लोरोप्लास्ट है और प्लांट सेल में बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इतने अमाउंट में कि वो प्लांट कंप्लीटली हमें मतलब प्लांट की लीफ कंप्लीटली ग्रीन कलर की दिखती है। नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी भी न्यूक्लियस देखते हैं तो इसके जस्ट बगल में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ स्मूथ होते हैं, मतलब आउटसाइड में आप देखिए कोई भी कवरिंग किसी भी सब्सटेंस का नहीं है। और सेकेंड वाला जो होता है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के अलग अलग वर्क हैं। एक तो जब अगर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, और जब अगर वो स्मूथ है तो करता है लिपिड का। अब माइंड में आप सोचते होंगे कि ये कैसे लर्न करना है। मान लीजिएगा लर्न करने की बात है तो जो स्मूथ है वो लिपिड के जरा दैट मीन फैट की तरह हो सकता है, और जो थोड़ा सा रफ होगा मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स में आप सोच सकते हो उस तरह बनाने के लिए, तो वो प्रोटीन से बनेगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसिस करेगा प्रोटीन का, और इसके बाद सिंथेसिस करेगा लिपिड का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये भी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बॉडी को सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो पहले तो मीनिंग ही क्लियर कर लेते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, दैट मीन फर्स्ट। कैरियोट मीन्स होता है एक तरीके से आपके सेल से कोरिलेटेड। यहाँ पर है यूकैरियोटिक, तो यहाँ पर यू जो होगा दैट मीन ट्रू वर्ड से लिया गया है। कैरियोटिक या कैरियोट से मतलब फिर से वही है आपका। तो यहाँ पर अनडेवलप्ड एंड वेल डेवलप्ड सेल्स होती हैं। तो जो स्टार्टिंग में हुआ होगा वो अनडेवलप्ड होगा, और जो बाद में बनेगा वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स नॉर्मली जो अभी हम लोगों ने प्लांट सेल या एनिमल सेल का जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिखाया वो सब यूकैरियोटिक सेल के थ्रू आते हैं। रीज़न क्या है, इसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, उसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो कंप्लीटली सिक्योर है। फिर इसमें न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग वर्क करने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर इसके बाद मान लीजिए कि अगर ये प्लांट सेल होता तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता या वैक्यूल्स होते। ये इस तरह से हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो आपके पास तो ये बैक्टीरिया की सेल हमने दी है, इसी तरह से कुछ फंगस भी होते हैं, और साथ ही साथ आपके क्लोरोप्लास्ट वाले या एल्गी जो सिंगल सेलुलर एल्गी होते हैं वो भी कभी कभी प्रोकैरियोटिक सेल के थ्रू आते हैं। इसमें आपके पास कोई भी स्पेसिफिक टाइप का न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियर या जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं प्रॉपर वे में। आरएनए भी हो सकता है या फोल्डेड डीएनए हो सकता है, उसमें डबल स्ट्रैंड जैसी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेंगी। तो ये है प्रोकैरियोटिक, मतलब अनडेवलप्ड जो आपकी सेल होती हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक बाडी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं या डिफ्रेंशिएट नहीं किए जाते हैं, तो आप उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहोगे। The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organisms. There are no nuclear membrane, and cell having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, मतलब उसके कैरी ऑन सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस आपको दिखा ही नहीं था, क्लियर है। तो ये इस तरह से इसे कहा गया प्रोकैरियोटिक। सेकेंड वाले में देखते हैं यूकैरियोटिक की बात करें। अगर आप इसे देखते हो यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू और कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है इसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, इसमें जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर पोर्स की बात की गई थी, फिर उसमें क्रोमेटिन है, वो सब एक परफेक्ट प्लेस पर है। तो इस तरह से है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आज के लिए इतना ही, और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।